आज हम स्कोप ऑफ बायोजोग्राफी जैव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन या चर्चा करेंगे। पिछले चैप्टर्स में हमने बायोजोग्राफी की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। तो जैव भूगोल के अंतर्गत या जैव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसमें किस किस तरह की स्टडीज़ को जो है शामिल किया जाता है। तो जैव भूगोल जो है सबसे पहली चीज़ यह आती है कि जैव भूगोल जैविक तत्वों का अध्ययन करता है। तो जैविक तत्व क्या होते हैं? जैविक तत्वों की जो है कुछ विशेषताएं होती है जिसके बारे में कि हम चर्चा करेंगे। जैव भूगोल जैविक तत्वों का अध्ययन है, यानी कि जैविक पर्यावरण का अध्ययन है। अतः शुरू में जो है जैव भूगोलवेत्ताओं ने विश्व में प्राणियों को एक बहुत बड़े अस्त व्यस्त संग्रह के रूप में देखा। तो जैविक तत्व उसमें 3 चीज़ें जो है शामिल हो सकती हैं, 3 भागों में जो कैटेगराइज किया जा सकता है, मानव, पशु और वनस्पति। तो एंडरसन ने भी जो है हमने जो पिछली डेफिनेशन बताई थी उसमें मानव को सम्मिलित किया था। इसी तरह से डेविड वाट्स ने भी ये माना कि मिट्टी को भी जो है इसमें सम्मिलित किया जाना, यानी कि जैविक तत्व। अब जैविक तत्वों की विशेषताएं क्या होती है? इसमें जो है 6-7 इनके जो है कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अनुकूलन यानी कि अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना। ये विशेषता जैविक तत्वों की होती है कि वो अपनी पर्यावरण के साथ समायोजन करता है, क्योंकि अनुकूलन के द्वारा ही जो है जीवधारी पर्यावरण की परिस्थितियों के साथ समायोजन करते हैं। अनुकूलन के प्रयास से ही जीवधारियों के रंग रूप, संरचना, निवास स्थान और जीवन शैली में परिवर्तन देखने को मिलता है। और जो जीवधारी या जो जैविक तत्व अनुकूलन प्रक्रिया में असफल रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरी विशेषता जैविक तत्वों की है गतिशीलता, यानी कि सभी जीवधारी गतिशील होते हैं। गतिशील, मनुष्य गतिशील है, पशु पक्षी गतिशील है और पौधे भी जो है गतिशील है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है उसने टेक्नोलॉजी डेवलप करके और ज़्यादा जो है गतिशील हो गए। पशु पक्षी भी इधर से उधर जो है विचरण करते हैं। पौधे भी इनडायरेक्ट वे में जो है अगर हम देखें तो गतिशील नहीं, लेकिन वो भी जो है गतिशील होते हैं। पौधों में भी जो है गतियाँ होती है और ये दूसरों की मदद से जो है मूवमेंट होता है इसमें, जैसे हवा से, जल से, मनुष्य से, पशु पक्षी से, कीड़े मकोड़े से जो है इनको स्थानांतरित करने में जो है सहायक होते हैं। तो ये गतिशीलता जैविक तत्वों की एक विशेषता है। इसके बाद आता है जैविक तत्वों की और विशेषता यह है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, यानी कि सभी जैविक तत्व अपने वंश की इकाइयां उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं या प्रवृत्ति रखते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपनी संख्या में और घनत्व में जो है वृद्धि करते हैं। इसी तरह से म्यूटेशन के द्वारा भी जो है इनमें वृद्धि होती है। तो और इस तरह से वो अपने वंशानुक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। वृद्धि और विकास, ये भी जैविक तत्वों की एक विशेषता है। प्रत्येक जैविक तत्व जन्म के बाद अपनी शारीरिक वृद्धि और विकास करता है। शारीरिक वृद्धि से उनके सेल्स में जो है वृद्धि होती है, विकास, और उनका जो है विकास होता है, सेल्स की वृद्धि होगी तो वो आकार और संख्या दोनों में जो है बढ़ते जाएंगे। इससे जीवन को, जब उनमें विकास और वृद्धि होगी तो वो अपने जीवन को भी जो है सक्षम बनाए रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है भोजन की मात्रा और उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। जैविक तत्वों में रेस्पिरेशन के गुण भी पाए जाते हैं, श्वसन की क्रिया भी पाई जाती है। सभी जैविक तत्व अपने जीवन को
बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है गैसों को ग्रहण भी करते हैं और अनावश्यक गैसों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जो भी वायुमंडल में गैसेस हैं उनको वो ग्रहण करेंगे और जो अनावश्यक गैसेस हैं उनको बाहर निकालेंगे। एक गुण और जो है जैविक तत्वों का है वो है पोषण, यानी कि वो अपनी वृद्धि और विकास के लिए फूड को जो है वो ग्रहण करते हैं, उससे उनकी शारीरिक शक्ति और जीवन बना रहता है। अब भोजन की मात्रा और गुण जो है उनके पर्यावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उनके पर्यावरण में किस तरह के जो है उनको पोषण प्राप्त होता है। और लास्ट जो है वो है उत्सर्जन, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर की वृद्धि के लिए उसमें से हम आवश्यक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, फिर कुछ अनावश्यक चीज़ें जो है वो शरीर में रह जाती है, उसको जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। ये क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो ये तो था कि जैव भूगोल जैविक तत्वों का अध्ययन करता है, अर्थात जैविक तत्वों का तो ये एक विशेष क्षेत्र है। जैव भूगोल का विशेष क्षेत्र ये है कि जैविक तत्वों का अध्ययन करना। और जैविक तत्वों की विशेषताएं क्या है? अनुकूलन, गतिशीलता, प्रजनन, वृद्धि और विकास, श्वसन, पोषण और उत्सर्जन, ये चीज़ें जिनमें पाई जाएंगी वो सभी जो है जैविक तत्व कहलाते हैं। दूसरा जो आता है विषय क्षेत्र वो है जैव भूगोल जैविक तत्वों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूपों का अध्ययन करता है। क्षेत्रीय वितरण प्रारूप का अध्ययन करता है क्योंकि हम देखते हैं कि जैविक तत्वों की जैव भूगोलता जैविक तत्वों की समान विशेषताओं का अध्ययन करके जैव भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण करता है। इसी तरह असमानताएं भी पाई जाती हैं, वितरण प्रारूप में असमानताएं होती हैं। तो जैव भूगोल में जैविक तत्वों के क्षेत्रीय वितरण जैविक तत्वों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप, क्योंकि भूगोल का उद्देश्य ही वितरण एरियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है उसकी स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना कि किसी क्षेत्र में जो है पर्टिकुलर जो है समानताएं क्यों पाई जाती है, असमानताएं क्यों पाई जाती है, क्षेत्रीय वितरण की जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं उनकी ही स्टडी की जाती है। तो जैव भूगोल वेक्टर जैविक तत्वों की समान विशेषताओं का अध्ययन करके जैव भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो है जैव भूगोल वेक्टर जैविक तत्वों के वितरण प्रारूप में विद्यमान असमानताओं का भी अध्ययन करता है, क्योंकि धरातल पर जितने प्रकार के जीव हैं उनका देखेंगे वितरण प्रारूप में बहुत ज़्यादा असमानताएं पाई जाती हैं। और असमानताएं नहीं, उनके कुल संख्या, घनत्व, रूप, रंग आदि में भी जो है आपको ये असमानताएं देखने को मिलती है। तो जैव भूगोल वेक्टर क्षेत्रीय वितरण जैविक तत्वों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप का अध्ययन करता है। अब ये क्योंकि क्षेत्रीय वितरण प्रारूप के अध्ययन में जो मेनली जो है दो मेथड्स को जो है अप्लाई किया जाता है। इसमें जो होता है डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिकल मेथड, वर्णनात्मक विधि और सांख्यिकी विधि। वर्णनात्मक विधि मतलब जब जैव भूगोल वेक्टर ने जब शुरुआत में जो है डेटाज इकट्ठे किए जीवों के, तो धीरे धीरे जानकारियाँ जो तो बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी हो गई, तो फिर उसको जो है एनालिटिकली जो है उसका एनालिसिस किया जाने लगा। समानताओं का जितनी भी जैविक विषयों के वितरण प्रारूप में समानताएं हैं, असमानताएं हैं, उनका फिर विश्लेषण करके जो है अध्ययन किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे स्टडी करते और ज़्यादा संख्या में जो है आंकड़े बढ़ने लगे और विश्लेषण पद्धति जो है कारगर नहीं हुई, तो सांख्यिकी विधियों का जो है उपयोग में लाने लगे। इससे जो क्या हुआ, सांख्यिकी विधियों की सहायता से भूगोल के विभिन्न पहलुओं की जैसे परिकल्पना, सिद्धांत, नियम, मॉडल निर्माण में सहायता मिलने लगी और
सांख्यिक विधियों के साथ साथ फिर प्रैक्टिकली और या व्यवहारिक विधि का भी जो है उपयोग होने लगा। इससे क्या हो गया, डिटेल स्टडी जो है करने को मिली। इसलिए ये दो मेथड जो है ये क्षेत्रीय वितरण प्रारूपों के अध्ययन में सम्मिलित किए गए। तीसरी जो है विशेषता या विषय क्षेत्र जिसके अंतर्गत जैव भूगोल जैविक तत्वों के वितरण प्रारूप में परिवर्तन का अध्ययन करता है। यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं धरातल पर, उनका अध्ययन करना। क्योंकि भूतल के जो इस धरातल के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट धरातलीय व जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जो है एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर क्लाइमेट में एक विशेष प्रकार का जो है विशिष्ट प्रकार का जीवन विकसित होता है। अब जैसे पहाड़ों पर अलग तरह का जीवन विकसित होगा, इसी तरह से आपने क्या प्लेन्स एरिया में अलग तरह का जो है जीवन विकसित होगा। धरातल पर भौगोलिक परिस्थितियाँ क्योंकि समान असमान रूप से वितरित है, समानता कहीं नहीं है। अतः ये ही भौगोलिक परिस्थितियाँ वितरण प्रारूप को जो है नियंत्रित करती हैं। जो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को ही कंट्रोल करती है। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है अपने आप को जैविक विश्व के वितरण प्रारूप में प्रतिपादित करती है। जैव भूगोल में एक प्रमुख कहावत है कही जाती है कि जैविक तत्वों का वितरण प्रारूप उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का दर्पण है। अतः हम ये कहावत बिल्कुल सही है। हम देखें कि एक क्षेत्र की जैविक परिस्थितियाँ दूसरे क्षेत्र की जैविक परिस्थितियों से काफ़ी भिन्न होती है। अतः जैव भूगोल वेत्ता जो है इन परिवर्तनों का अध्ययन करता है। थैंक यू।